बात है बोनस की। वेलकम बैक वंस अगेन जी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कुछ जो समाअत में हुआ है वो हमारे सामने आ रहे हैं। फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा इसको मुस्तरद किया गया है और आज ही कोई मुनासिब फैसला करने की बात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की गई है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि गुज़िश्ता साल भी फुल कोर्ट की वजह से 10,000 मुकदमात जो हैं वो उसमें इजाफा हुआ है। तो एहतशाम आपसे शुरू करते हैं इस घंटे में। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जुमले बड़े खुशाइंद हैं, जिस बात का एक थी उम्मीद थी, एक तासुर था कि शायद आज ही की तारीख में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई फैसला आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई मुनासिब फैसला आज ही जारी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को अपनी एहसास है। और जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि इस वक्त एक आइनी बहरान की कैफियत तो है मुल्क में, और सियासी बहरान अपनी जगह पे। एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पूरी दुनिया की नज़रें हम पर हैं, वेस्ट हमें देख रहा है। और जैसे कि मैं कह रहा था कि हुकूमत अपनी जगह पे ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, दीगर इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट एज सच नहीं है। और केयर टेकर सेटअप के हवाले से भी जो इख्तलाफात आ रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, आपने सुन लिया प्रेसिडेंट साहब ने कहा जी नॉमिनीज भिजवा दें अपनी अपनी, आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर और आउट गोइंग लीडर ऑफ द अपोजिशन, लेकिन शहबाज साहब कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। तो इस सारी कैफियत में अब सुप्रीम कोर्ट का किरदार बहुत अहम हो जाता है और उन्हीं को इसे संभालना पड़ेगा। और अगर 1 मिनट है तो मैं हसन निसार साहब की बातें सुन रहा था और मैं इत्तफाक करता हूं इस बात से कि इस मुल्क की तारीख बड़ी कर्बनाक है। और अभी की जो सिचुएशन है वो 1947 के बाद के जो हालात थे, जनरल अयूब खान के आने से पहले जो 8-9 साल थे, मुझे लगता है इसको उससे कंपेयर किया जा सकता है। क्योंकि 1951 में ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब जब गवर्नर जनरल बने हैं लियाकत अली खान साहब की असैसिनेशन के बाद, तो ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। दूसरे गवर्नर जनरल थे कायदे आजम के बाद, और जब लियाकत अली खान साहब की असैसिनेशन हुई है वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए और गुलाम मोहम्मद साहब को गवर्नर जनरल बना दिया। लेकिन गुलाम मोहम्मद साहब जिनको गवर्नर जनरल बनाया था उन्होंने उन्हीं को डिसमिस कर दिया और मोहम्मद अली बोगरा साहब को ले आए विद इन फ्यू मंथ्स। उसके बाद गुलाम मोहम्मद साहब जब जाते हैं, अदालत के बाद उनकी मौत वाक़या हो जाती है, तो उसके बाद सिकंदर मिर्जा साहब आते हैं और 55 से 56 में 2 प्राइम मिनिस्टर्स वो लेकर आते हैं, मोहम्मद अली बोगरा और उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली। विद इन फ्यू मंथ्स 2 प्राइम मिनिस्टर चाहिए। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है उसके बाद, और सिकंदर मिर्जा साहब कहते हैं कि अब मैं सदर हूं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। एंड देन विद इन 2 years देयर वर 4 प्राइम मिनिस्टर्स इन दिस कंट्री। 2 साल में 4 वज़राए आज़म, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, आया चुंदरीगर, फिरोज खान नून। और उसके बाद जब अयूब खान साहब देखते हैं कि भाई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जिसका जितना जोर चल रहा है वो चला रहा है, तो फिर सबसे ज्यादा जोर तो मेरे पास है, तो फिर मैं भी अपना जोर चलाता हूं। और 1958 में फिर वो मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जिसका जितना जोर चल रहा है, कोई डेप्यूटी स्पीकर है उसने जोर चला लिया, कोई स्पीकर है उसने जोर चला लिया, कोई प्राइम मिनिस्टर है उसने चला लिया, कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उसने चला लिया। तो जोर पे ही अगर फैसले होने हैं, तो मैंने कल भी कहा था कि फिर ज़हन में रखेंगे किसका सबसे ज्यादा जोर चलना है। सही सही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप, ये जहन में रखें कि किसका सबसे ज़्यादा जोर चल रहा है। और फिर कल एक मिसाल भी नदीम मलिक साहब ने दी थी, अगर वो यहाँ पर होते तो वो इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। वैसे नईम हनीफ साहब, सर ये बताइए कि ये जो बैरूनी साजिश थी, जिस साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करना था, अब ये एक तासुर ये बन रहा है, क्योंकि आपने जिस तरफ निशानदेही की वो बिल्कुल दुरुस्त तासुर दिया, बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि शायद ऐसा फील करवाया जा रहा है ताज़ा साबिक़ हुए वज़रा की जानिब से कि शायद अवाम में इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि इमरान खान ने ऐसा सरप्राइज़ दे दिया, ऐसा काम कर दिया, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अगर ये एक साजिश थी, बैरूनी साजिश थी, तो एक तासुर ये बन गया है कि क्या इमरान खान साहब ने कल जो एक्ट किया, जो कल पार्लियामेंट ने किया, जो कल डिप्टी स्पीकर ने किया, उसके बाद क्या खान साहब ने खुद इस साजिश को तक़वियत पहुंचा दी अपने इस एक्ट के बाद?
मेरा ख्याल है कि खान साहब इस साजिश का अब हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने खुद उस साजिश को कामयाब बना दिया असम्बलियां तहलील करके। और अभी तक मेरा ख्याल है कि इस साजिश का अगर किसी पर असर हुआ तो वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर हुआ, और उस्मान बुज़दार जो हैं उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। और अब जो है, जो खालिद साहब अभी बात कर रहे थे, मेरे पास भी इतला है कि गवर्नर पंजाब उमर चीमा को इस्लामाबाद तलब किया गया है और उनसे मुशावरत जारी है और गवर्नर राज का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आ रहा है। इस तरह की सूरत हाल वो इसीलिए है कि दोनों ईवानों में अगर आप नंबर्स की बात करें, जो मैं इतने दिन से बात कर रहा था कि मामला अदम एतमाद की तहरीक का है, लेकिन हुकूमत बिल्कुल उनकी प्रायोरिटी पर अदम एतमाद की तहरीक नहीं है। नंबर गेम पर काम नहीं किया जा रहा, किसी मुनहरफ रुकन को नहीं मनाया जा रहा, जो है वो अपोजिशन से किसी को जो है वो मना के लाने की कोशिश नहीं की जा रही। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि जहां तक एक खुशी और इत्मीनान की बात थी, मैं अवाम की बात नहीं करता, खाली पीटीआई के हलकों की बात करूं तो बहुत से हलकों में सख्त मायूसी पाई जा रही है। वो जिस सरप्राइज का इंतजार था उन पीटीआई के कारकुनों को, शायद वो समझ रहे थे कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो नंबर्स में अपोजिशन को शिकस्त देंगे, कोई इस तरह का सरप्राइज आएगा। वो नहीं समझते थे कि असेंबलियां तहलील होंगी और वो बात जो अपोजिशन कर रही थी गुज़िश्ता 2 साल से, वजीर आजम भी वही बात करना शुरू कर देंगे अर्ली इलेक्शन की। इसके साथ ही साथ जो हसन निसार साहब भी बात कर रहे थे पंजाब के हवाले से, और चौधरी परवेज इलाही साहब का जो पैकेज चला था, वो दीगर पैकेजेस तो चलते रहे, 3.5 साल चलते रहे। ये एक ताजा तरीन सूरत हाल थी जो अभी चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया था 10 दिन पहले वजीर आजम पाकिस्तान के हवाले से। और यहां पर जो सूरत हाल रही, और एक तो था हुकूमत को घर भेजना, और पंजाब के वजीर आला को लाने वाले जो अनासर थे उनके बारे में इतलात हैं कि वजीर आजम ने भी जिस खातून का जिक्र किया था वो कल मुल्क से जा चुकी हैं। उनके खामन जो हैं वो भी एक हफ्ता पहले मुल्क से जा चुके हैं, और वो उसी मुल्क जा चुके हैं जिस मुल्क पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि वो मुल्क इस साजिश में शामिल है। तो मैं तो बिल्कुल आज ऐलान करता हूं, इज़ारे यकजहती करता हूं, वाकई अगर इस साजिश में हकीकत है और ये साबित हो जाए कि हमारे वजीर आजम के खिलाफ किसी गैर मुल्की ताकत ने यह किरदार अदा किया है, मैं सारी जिंदगी मरते दम तक अमेरिका नहीं जाऊंगा। और मैं यही उम्मीद करता हूं तमाम पीटीआई के वुज़रा से और कारकुनों से, वो सोशल मीडिया पर अपने पासपोर्ट्स के साथ ये ऐलान करेंगे कि वो मुल्क जिसने हमारे यहाँ पे सियासी मामलात में जो है मुदाखलत की और हमारे वजीर आजम को गैर आईनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से घर भेजने की कोशिश की, हम कभी उस मुल्क नहीं जाएंगे। तमाम लोग जो है ब्लू पासपोर्ट जला के जो है वो सड़कों पे फेंकेंगे और सोशल मीडिया पर। शहबाज गिल साहब जो हैं जिस अमेरिकी यूनिवर्सिटी से $1,24,000 आज के दिन तक भी तनख्वाह ले रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वहां उन्होंने अब तक इस्तीफा दे दिया होगा, वो उसी उन्होंने की तरह जस्टिफिकेशन दिया था। नईम साहब जब उनसे सवाल किया था ना, तो उन्होंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा देखें, अमेरिका में हर कोई बुरा नहीं होता, वहां पर उनके रिश्तेदार भी रहते हैं, उनके लोग भी रहते हैं। तो उन्होंने इस सिचुएशन को, इस इंतहाई संजीदा सिचुएशन को इस गैर संजीदा किस्म के जवाब से जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। ये आप ही की बात को थोड़ा सा आगे लेके बढ़ती हूं। खालिद साहब से पूछते थे कि क्या खालिद साहब भी अमली मुनाफकत से पाक अमली सॉलिडारिटी की बात कर रहा था अपने प्राइम मिनिस्टर से, अपने कायद से। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। मैं इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि क्या इस इजहार यकजहती में खालिद साहब आप भी हिस्सा डालना चाहते हैं? सर देखिए जी, मैं तो नहीं समझता। पहली बात तो ये है कि आज तक खुद वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने एक स्मार्टली अपने खिताब में एक दफ़ा अमेरिका कह दिया, और मुझे लगता है कि उन्होंने दानिस्ता कहा डेलिबरेटली हुआ है, और लेकिन अदरवाइज़ तो वो नाम भी लेने के लिए तैयार नहीं है। बात ये है कि इस तरह से तो अगर देखा जाए तो क्या हम उस मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने जा रहे हैं? क्या वो तमाम मामलात जिनमें हमें अमेरिका की ज़रूरत होती है, क्या हम उससे बेनियाज हो गए हैं? मिसाल के तौर पे जब ये उन्होंने एक दिन अमेरिका का नाम, वही स्लिप ऑफ टंग जिसमें उन्होंने कह दिया, वो किया, तो उससे अगले दिन का आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनका स्ट्रेटेजिक डायलॉग में जो खिताब है उसको देख लें, और उन्होंने अमेरिका का नाम लेके किस अंदाज में क्या बात। तो क्या हम ये तासुर जो है वो उसको रासिख करें कि हमारी जो टॉप ब्रास है उसमें इस हवाले से कोई इख्तिलाफ राय पाया जाता है,
और क्या उसके कोई अच्छे असरात जो हैं इस पे अच्छे असरात मुरतब होंगे। और फिर दूसरी बात ये कि जज्बाती बातें अपनी जगह, लेकिन अल्लामा इकबाल का एक शेर जो है वो मुझे याद आ रहा है कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। मुझे याद है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ मेरी एक नशिस्त में उन्होंने मुझे ये कहा था कि जो 5 बड़ी ताकतें हैं इस मुल्क में, उनमें सबसे कम GDP जो है वो फ्रांस का है। तो पाकिस्तान को तो छोड़ें, जो पूरा आलमे इस्लाम है उसका GDP फ्रांस के निस्फ से भी कम है। हम समझते हैं ना तेल की दौलत है, फला दौलत है, मादनियात है, हमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है। तो उसमें जो है वो फिर मैं शहबाज शरीफ वाले जुमले नहीं दोहराना चाहता जो उन्होंने कहे, और उसको वो यकीनन उनके गले भी पड़े हैं। वो ये कि पहले आप अपने आप को इन चीज़ों से बेनियाज करें और आप इस बात का हौसला पैदा करें कि आप फाका कशी भी अगर आपको करना पड़ेगी तो आप कर लेंगे, या आप दुनिया के साथ जो आपके मरासम है उससे आप बेनियाज हो चुके हैं और उसके बाद फिर आप ऐलान जंग फरमा दें। तो वो बुद्धा की तरह उसने जब उसे कहा गया था कि जी आप ये मुश्किलात आएंगी, तो उन्होंने कहा कि आई कैन स्ट्राइव एंड आई कैन वेट। तो या तो फिर उस किस्म का जज्बा को पैदा करें, अगर वो जज्बा नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये ना खुद जज्बाती हो ना कौम को जज्बात की तरफ लेके जाया जाए और उस मामले को वहीं तक रखें जहां तक है। और बात जो नईम अनीफ साहब कर रहे हैं, उन्होंने एक तरह से एक चैलेंज कर दिया है उन तमाम हजरात को जो इस वक्त अमेरिका कर तो रहे हैं, लेकिन खुद अपने जो मरासम हैं उनसे दस्तकश होने के लिए वो तैयार नहीं। जुमला जो आपने कहा कि अब खुद केपेबल इतना होना पड़ेगा कि जिसके लिए फिर आप ऐसे स्टैंड्स ले सकें। हसन निसार साहब, अग्री करते हैं आप कि हमें खुद अपने आप को इस हद तक करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग कि फिर उसके बाद हम किसी भी किस्म का कोई फैसला ले सकते हैं अगर हम चाहें तो? अगर हम इतने केपेबल हो जाते हैं कि हम फाका कशी भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं, तो फिर तो ऐसी ताकतों के साथ बिल्कुल कन्फ्रंट करना चाहिए, फ्रंट पर आना चाहिए। सर हसन निसार साहब। नहीं, आप किसी जोगे हों फिर भी पंगे नहीं लेने चाहिए। ज़िंदगी की बुनियादी रियलिटी है, देखें कि कमज़ोर का गुस्सा शर्मिंदगी और नदामत पे ख़त्म होता है। पूरी इंसानी तारीख इस बात की गवाह है। लेकिन चूँकि हम बुनियादी तौर पे हमारी तरबियत बड़कबाज लोगों की तरह हुई है। अच्छा, पहली बात यह है कि अभी एहतिशाम साहब ने जो बात की उस ज़माने की, ये ज़ख्म इन्होंने कुरेद दिए बहुत सारे। ये उस सार की बात कर रहे थे एहतिशाम साहब, और बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे जब नेहरू ने ये तंज़िया जुमला बोला था कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं तब्दील करता दिन में जितने वज़राए आज़म पाकिस्तान में। हाँ जी, हुकूमतें नहीं, वज़राए आज़म बदलते हैं। अच्छा, वो बेसिकली ये आपकी असल औकात है आपकी जमहूरियत की। आपने लंडे का 5 फुट का बंदा 6 फुट के गोरे का लंडे का सूट अगर वो कांट छांट के बगैर पहन लेगा तो मोरी में गिरेगा। 74 साल से मोरियां ही मुकद्दर हैं। अच्छा, बाकी रह गया आप अमेरिका की बात कर रहे थे, तो देखे लियाकत अली खान साहब को मिला इन्विटेशन सोवियत यूनियन, वो उधर भाग गए। अच्छा, आपका फील्ड मार्शल लिखता है किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, व्हाट डज दैट मीन? उन्वान ही पूरी दास्तान है। फिर आ जाओ कायदे अवाम, वो जो ख़त लहरा रहा था, हाथी फलाना होता है, किसके बारे में लहरा रहा था? सो ये ऐसा नहीं है। और ये जो साजिश थियरी है, इसने भी बर्रे सगीर के हम जैसे लोगों का तो सत्यानाश कर दिया। माचिस की डिबिया जितना इंग्लैंड अपने से हज़ारों गुना बड़े मुल्क पे कब्जा करता है और आप उसको गोरे की साजिश कह के फारिग हो जाते हो। कोई शर्म हया है ही नहीं। रेलवे से लेके इरिगेशन सिस्टम तक वो ना होता, शायद आज भी कुछ ना होता यहाँ। बाकी उनके पास माइट था, उनके पास ज़ेन था, उनके पास शऊर था। आप कर लो साजिश। ये साजिश जिसको कहते हैं, मैं कहूँगा कि आप बहुत ज़हीन हैं। इफ आई लाइक यू, अगर आप मेरे राय बोलो बकुम साजिश, ये जहानत का काम है, तुम कर लो। ये अहमकों का एक बिल्कुल एक खास तरह का डिक्शन है अहमकों का। तो कुछ नहीं होता जो अब भी हो रहा है, ये मुकद्दर है।
जब तक आप जौहरी तब्दीलियां इस मुल्क में नहीं लाओगे, 30 साल हो गए हैं, मोर देन 30 years, यही सब कुछ लिखते हुए जो मैं रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास कहने को रहा ही कुछ नहीं गया। और 10 साल बाद भी इसी तरह बैठे होगे। हम नहीं होंगे, आप बैठे होगे। आपका एज ग्रुप ऐसा है माशाल्लाह, ये तमाशा आप देखते रहोगे। कोई शय नई नहीं हो रही। बाकी वो टेक्निकलिटीज और वो मुशगाफियां और रफूगरियां और बखियागरियां, ये वो सारा हम ही बस मीडिया को खिलाना मिल गया है। एक और अच्छी बात है, बड़ी मोनोटनी छाई हुई थी, जरा अच्छा 2-4 दिन छोल रहेगा, फिर अपने अपने काम पे लग जाएंगे। जिस दिन तक अवाम इस काबिल नहीं होते कि वो इन लोगों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकें, इनका कुछ नहीं बनना। जमहूरियत का नुमाइंदगी सेनेट से लेके असेंबली तक अगर 5% है, मैं खुद फांसी ले लेता हूं। जमहूर अवाम है, मेजॉरिटी की नुमाइंदगी 0 है। फ्रॉड दिन रात खुला नंगा झूठा फ्रॉड है और हो रहा है। नजरबंदी की हुई है, लोगों की जकड़ी हुई है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये मुल्क है, ये कौम है, ये फलाना है। मुल्क आधा रह गया है, बच्चे बिक चुके हैं जो भी पैदा भी नहीं हुए आपके। वो जमहूरियत है तो जाओ जाके इस चुड़ैल के साथ। मैंने तो कहा था स्ट्रिप्टीज कर रही है अब जमहूरियत, अब भी समझ नहीं आ रही। पहले तो सिर्फ धमाल डालती थी, पहले ये जमहूरियत धमालें डालती थी, रक्स दिखाती थी। अब तो बाकायदा स्ट्रिप्टीज। अब भी समझना है आपको, यही चाहिए। दुआ करो कोई अतातुर्क नसीब हो, 10-15 साल में एक नई क्रॉप लाए, नई एक नस्ल लाए जो जमहूरियत को समझे और उसको इस्तेमाल कर सके, उसे प्रैक्टिस करने का सलीका। हसन साहब, मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है। इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन दिखाई देता है, कोई अतातुर्क दिखाई देता है, इस पर मैंने बात कर रही है। एक ब्रेक ले रही हूँ, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।